हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्रोमेट्रोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो एग्रोमेट्रोलॉजी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। जिसमें इस पूरे 50 क्वेश्चन के सेशन में हमने लगभग एग्रोमेट्रोलॉजी से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने टच किया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से कौन संबंधित है? मतलब कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जलवायु का क्लासिफिकेशन किया? फर्स्ट ऑप्शन डी कंडोले, सेकंड कोपेन, थर्ड ट्रोल, डी ऑल ऑफ एबोव। तो जितने भी इसमें साइंटिस्ट हैं सभी ने जलवायु को क्लासिफाइड किया, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। सेकंड क्वेश्चन है, एल्बिडो एक ऊर्जा है। तो एल्बिडो जो है यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त किया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। मतलब जो रिफ्लेक्ट करके लौट जाती है पृथ्वी से ऊर्जा, वो एल्बिडो कहलाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई सबसे नज़दीक कहाँ पर होती है? तो क्षोभमंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर, और ये क्षोभमंडल जो लेयर होती है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल लेयर कहा है, जिसमें जितने भी मौसम संबंधी चीज़ें होती हैं वो सभी जो है गैसें, बादल, बरसात, जो भी चीज़ें हैं सभी इसी में क्षोभमंडल में ही पाए जाते हैं। तो ये सबसे नज़दीक कहाँ पर होगा? पोल्स पर, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में मानसून का दरवाज़ा किस राज्य को कहा जाता है? तो मानसून का दरवाज़ा मतलब भारत में मानसून किस राज्य के थ्रू इंटर होता है? तो भारत में मानसून जो है वो केरल से इंटर होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से हवा का दबाव मापते हैं, यानी कि वायु प्रेशर किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस प्रकार के मौसम की भविष्यवाणी फसल पैटर्न को निर्धारित करने में मदद करती है? देखिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, उम्मीद करिए पूछा भी जाएगा। देखिए इसमें बात कर रहा है कि फसल के पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करने के लिए। तो जब क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कि इस साल हम कौन कौन सी फसल बोएंगे, तो ये चीज़ निर्धारित करने के लिए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ती है उसकी। लेकिन जो एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है क्रॉपिंग पैटर्न छोड़कर अन्य चीज़ों के लिए, वो है मीडियम रेंज। जैसे कि मान लो हमको खेत में पानी लगाना है, लेकिन सूचना मिल गई। देखिए 48 घंटे तक की सूचना होती है शॉर्ट टाइम फोरकास्टिंग में, और 3 से 10 दिन तक की सूचना मिलती है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग यानी मध्यम मौसम पूर्वानुमान। और उसके बाद में 10 से 15 दिन से लेकर और पूरा साल तक की फोरकास्टिंग की जानकारी किसमें मिलती है? लॉन्ग रेंज। लेकिन अगर हम फसल की बोएंगे तो उसमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जब क्वेश्चन ये पूछे कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, तो मीडियम रेंज। कैसे कि जैसे मान लो हमको फसल में पानी लगाना है परसों, है ना, या फिर अगले सप्ताह तक हमको खेत में पानी लगाना है, या फिर हमको कल पानी लगाना मान लो। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि 2 दिन बाद बहुत ही भयानक बारिश होने वाली है, तो हम कल का पानी नहीं हमको लगाना चाहिए खेत में। क्यों? क्योंकि जब 2 दिन बाद भारी बारिश होगी और हमारे खेत में ऑलरेडी पानी लग चुका है तो फसल में नुकसान और ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मीडियम रेंज फोरकास्टिंग ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल के पैटर्न को निर्धारित करना है तो उसके लिए लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग यानी कि लंबे अवधि की मौसम का पूर्वानुमान है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे प्रश्न 100% पूछा जाएगा। एग्ज़ाम दे के आने के बाद आप लोग बताइएगा कि मौसम भविष्यवाणी यानी वेदर फोरकास्टिंग से प्रश्न आया कि नहीं आया। तो इसको बहुत कायदे से इसीलिए हमने समझाया, और आप लोग समझ लीजिए इससे प्रश्न आएगा ज़रूर। 7th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, मध्यम श्रेणी यानी मीडियम रेंज के मौसम का पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए होता है? ये देखिए इसमें जो दिया गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। करीब 7 से 10 दिन तक का मीडियम रेंज फोरकास्टिंग होती है, कि मतलब अगले सप्ताह तक का जो मौसम का पूर्वानुमान होता है वो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, यही एग्रीकल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन फसल पैटर्न निर्धारित करने के लॉन्ग रेंज, है ना, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना है।
नाइन्थ क्वेश्चन है मानसून शब्द, मानसून एक शब्द है तो मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। आमतौर पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड्स हैं या तो वो लैटिन में होते हैं या ग्रीक के होते हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड हैं जो इसमें अन्य लैंग्वेज के हैं, उसी में एक है मानसून जो अरबी भाषा का है। 10th क्वेश्चन है भारत में मानसून के आगमन की, ये देखिए भारत 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसून कब आता है? तो ये लगभग जून, इसमें हमने ऑप्शन दिए 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 मई, लेकिन इसमें इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकते हैं कि जून का प्रथम सप्ताह है ना, जो या जून का प्रथम पखवाड़ा, जून का द्वितीय पखवाड़ा, जुलाई का प्रथम पखवाड़ा, इस तरीके भी आ सकते हैं। तो इसमें भारत में मानसून जो है 1 जून को केरल से इंटर करता है, इसीलिए केरल को भारत में मानसून का दरवाज़ा भी कहा जाता है। 11th क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का एक प्रकार है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है क्या? दीप्तिमान ऊर्जा, सेकंड है तापीय ऊर्जा, थर्ड है विद्युतीय ऊर्जा, डी इसमें सही हो जाएगा क्या? ऊपर के सभी, यानी कि ऑल ऑफ एबव सभी जो है गतिज ऊर्जा के प्रकार हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है वर्षा की औसत बूंद का व्यास कितना होता है? तो वर्षा की औसत बूंद का व्यास जो होता है वो 2 मिलीमीटर का होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बरसाती मेघ कौन से हैं? ये प्रश्न जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है तो ये प्रश्न अगर एग्रोमेट्रोलॉजी के 5 प्रश्न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें एक ये प्रश्न जरूर शुमार होता है। उम्मीद है कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, है ना। लेकिन जब तक पूछा नहीं जा सकता तब तक 100% किसी चीज़ को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर किसी मतलब 5 क्वेश्चन भी एग्रोमेट्रोलॉजी के आते हैं तो उसमें एक ये जरूर शामिल होता है। बरसाती में कौन से हैं? तो कुमुलोनिम्बस होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है ना। तो इस अलग अलग समय पे अलग अलग ये रहा है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, सेकंड है पोटेशियम आयोडाइड, थर्ड है शुष्क बर्फ। तो इसमें इस तीनों चीज़ों का उपयोग, शुष्क बर्फ मतलब होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है शुष्क बर्फ में, है ना। तो ये जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ, यानी इनमें से सभी। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का फॉर्म चेंज भी कर सकता है, इस तरीके से पूछ लेगा कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा कृत्रिम वर्षा के लिए। इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कृत्रिम वर्षा में। देखिए क्वेश्चन जो हमने PDF बनाई है इससे आप ये मान के चलिए, उम्मीद ये कर सकते हैं 15 से 20 प्रश्न इससे आने चाहिए मिनिमम, ठीक है। बाकी पेपर एग्ज़ाम अगर सिलेबस से आएगा तो निश्चित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी पूछे ही जाएंगे, निर्धारित ये तभी होगा जब पेपर आएगा। लेकिन हमने पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके फिर उससे क्वेश्चंस छांटे हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं इससे ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेपर देने के बाद ज़रूर बताएं कि इससे क्वेश्चंस पूछे गए कि नहीं। एनीमोग्राफ 16 नंबर क्वेश्चन, एनीमोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति नापने के लिए, और विंड वेन का उपयोग किया जाता है वायु की दिशा नापने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना। और लेकिन एक ऐसा यंत्र है एनीमोग्राफ जिसमें वायु की दिशा और गति दोनों एक साथ माप सकते हैं, तो वो जो है कौन सा यंत्र है? एनीमोग्राफ। एनीमोमीटर से वायु की गति, विंड वेन से वायु की दिशा, लेकिन एनीमोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे दोनों चीज़ें एक साथ माप सकते हैं ना। तो 16 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है रेन गेज को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेन गेज का दूसरा नाम ओडोमीटर है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बेहतर फसल उत्पादन के लिए इष्टतम तापमान क्या होना चाहिए? तो ये 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता है। खासकर अगर रबी की बात करें तो सभी फसलें इसी तापमान पर बहुत अच्छा उत्पादन करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आइसोबार है। तो आइसो मतलब होता है इक्वल, बार यूज करते हैं किसके लिए? दाब के लिए। तो समान दाब की रेखा जो है आइसोबार कहलाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्षा मापी के प्रकारों में शामिल है। तो वर्षा मापी के प्रकारों में क्या शामिल है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वेइंग गेज, टिपिंग बकेट गेजेस। तो ये जो है सभी वर्षा मापी के यंत्र में शामिल है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
21 नंबर को जो रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया था, तो रिमोट सेंसिंग शब्द जो है वो फिशर ने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, फिशर ने रिमोट सेंसिंग वर्ड का सर्वप्रथम यूज किया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर को विंड वेन का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो विंड वेन का उपयोग हवा की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 3 ऑप्शन हैं 22 नंबर में। फर्स्ट ऑप्शन है हवा की गति, तो हवा की गति नापेंगे एनीमोमीटर से। हवा का दबाव किससे मापते हैं, तो ये जो है बैरोमीटर से नापेंगे। और थर्ड ऑप्शन है हवा की दिशा, तो ये विंड वेन से नापेंगे। और हवा की दिशा और गति दोनों जब एक साथ नापने की बात आए तो वो किससे मापेंगे, वो मापेंगे एनीमोग्राफ से। 23 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः विंड वेन रखना चाहिए, तो भवन के उत्तर दिशा की ओर हमेशा जो है बिल्डिंग के उत्तर दिशा में विंड वेन को रखना चाहिए, जो दिशा निर्धारण करता है। समुद्र तल का औसत दाब है, तो समुद्र तल का औसत दाब जो है 1013.25 बार होता है औसत दाब, है ना। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन वर्षा किस मंडल से होती है, तो देखो जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, जैसे कि जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, और ये वर्षा, बादल, है ना, कोहरा, ये सब चीज़ें किसमें होती हैं, वायुमंडल की सबसे निचली लेयर जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो वर्षा भी किस मंडल में पाई जाएगी, जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं उसका लगभग 85% जो है क्षोभ मंडल में ही, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन भारत में कृषि जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते हैं, तो भारत में कृषि विज्ञान के पिता एल.ए. रामदास को माना जाता है ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से इनको याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन विश्व में जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते हैं, तो विश्व में देखिए जलवायु विज्ञान की बात करें तब ल्यूक होवार्ड है ना, और कृषि जलवायु विज्ञान के पिता रामदास। तो विश्व में जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते हैं ल्यूक होवार्ड, इन्होंने बादलों का वर्गीकरण किया था, है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सूर्य का तापमान पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो ये करीब 8 से 9 मिनट लगातार लगता है समय, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाए, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 8 मिनट। 29 नंबर क्वेश्चन है वायुदाब मापने का यंत्र है, तो वायुदाब जो है किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, तो बहुत सरल है। इसमें थर्मोमीटर से टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, और बैरोमीटर से वायुदाब, एनीमोमीटर से हवा की गति। ये बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपको रट जाएं, है ना। और एक जो है इसी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अभी हम लिंक दे रहे हैं जिसमें हमने वेदर फोरकास्टिंग और साथ साथ में जो जितने भी मीटर होते हैं जो एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में हमने करीब 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 से 11 मिनट का, उसमें हमने अच्छे से बताया। पुराना वीडियो है लेकिन उसमें जानकारी अच्छी। तो अगला प्रश्न है वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन बादलों की ऊंचाई मापी जाती है, तो बादलों की ऊंचाई देखिए मापी जाती है सेलियोमीटर से, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादलों की सघनता मापी जाती है, यानी बदली कितनी है, तो वो किससे मापते हैं, नेफोस्कोप से, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोनों में अंतर समझ लीजिए, हाइट आप क्लाउड ना मापेंगे सेलियोमीटर से, बादलों की सघनता यानी बदली जो होती है ना, वो किससे मापेंगे, क्लाउडीनेस मेजरमेंट किससे करेंगे, नेफोस्कोप से। 33 नंबर क्वेश्चन हवा की गति मापी जाती है, तो देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, एनीमोमीटर, इसको बार बार हम दोहरा रहे हैं। हवा की दिशा मापने का यंत्र है विंड वेन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन इवेपो ट्रांसपायरेशन मापने का यंत्र। इवेपो ट्रांसपायरेशन देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक इवेपोरेशन, दूसरा ट्रांसपायरेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस एज वेल एज सॉयल सरफेस, मतलब कि भूमि से और जो है भूमि से इवेपोरेशन द्वारा और पौधे के पत्तियों की सतह से ट्रांसपायरेशन के द्वारा जितने भी पानी का नुकसान होता है उसको मिलाकर जो कुमुलेटिव है वो क्या है, इवेपो ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और इसको मापते किससे हैं, लाइसीमीटर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन वर्षा मापी यंत्र है, तो ये तो सरल है, ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा होगा, रेन गेज।
37 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। जो ट्रोपोस्फीयर की बात आती है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें जो है इसे समताप मंडल भी कहा जाता है। तो इसी में ओजोन परत पाई जाती है, जिसका फार्मूला O3 होता है। तो ओजोन के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए आपको। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी औसत ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत, वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर सबसे गर्म लेयर होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % होती है? तो ये लगभग सबको पता होगा, 20.94 लगभग 21% तक ऑक्सीजन होती है। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1194 mm तक होती है। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने दिन तक होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 130 दिन तक होती है। जब किसी चीज़ में लगभग आ जाए तो उसमें +- 5 से 10 हो सकता है ना, नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने दिनों तक होती है? 130 दिनों तक होती है, जिसमें जो है करीब 120 दिन जो है मानसून सीजन में और 5 से 10 दिन वर्षा कब होती है? इधर ऑफ सीजन में हो जाती है, जैसे कि दिसंबर जनवरी में, है ना। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्षा कराने वाले मानसून है? तो साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों मानसूनों से यानी कि दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी दोनों मानसून से वर्षा होती है। लेकिन जो कुल वर्षा का लगभग 75% जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है ना, जो 1 जून को केरल से उठता है, और बाकी बचा हुआ नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो ये जो है अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक। और मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से भी उठता है ना। तो 44 नंबर को, एक रेनी डे में वर्षा होती है तो एक दिन में अगर 24 घंटे के अंदर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरस गया है तो इसको किस में रख दिया जाएगा? उसको रेनी डे मान लिया जाता है। 45 नंबर को, जलवायु विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी विश्व जलवायु विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका 23 मार्च यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, विश्व जलवायु विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसको भी अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें देखिए आप हमारा इसी चैनल का एक टेलीग्राम भी है, इसी कोचिंग चैनल आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से, जिससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम डालते रहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जलवायु विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में। 47 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की स्थापना कब हुई? तो 1875 को 1875 में हुई। 48 नंबर क्वेश्चन, हवा की गति मापी जाती है? तो हवा की गति मापने की यूनिट क्या है? नॉट और मील प्रति घंटा दोनों से नापी जा सकती है। 49 नंबर, वर्षा कराने वाले बादलों की ऊंचाई जो कुमुलोनिम्बस होते हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है? 0 से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, बादलों का वर्गीकरण किसने दिया? तो वही जो जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते ल्यूक होवार्ड, इन्होंने क्या किया था? बादलों को क्लासीफाइड किया था, निम्बस, सीरस, है ना, कुमुलोनिम्बस, इसी तरीके से कितनी ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं, कौन से बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने क्लासीफाइड किया। तो इसीलिए इनको जो है बादलों का वर्गीकरण किया, इसीलिए इनको जो है मौसम विज्ञान का पिता माना गया, ल्यूक होवार्ड को। तो 15 नंबर क्वेश्चन का C ऑप्शन सही होगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और एग्ज़ाम देने के बाद इस वीडियो से क्वेश्चंस आए तो ज़रूर हमको बताएं, हमको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।